नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 10th पे आ चुके हैं अब, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जी हाँ, हम इस पे गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हम पल्लवास और चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपके साथ और मैं दोस्त शेरू के साथ। शेरू, जी हाँ, ये अब तक जो भी हमने पढ़ा वो बिफोर कॉमन एरा पे है। एक बस कनिष्क का जो रूलिंग पीरियड है, जो कि हमने 9th चैप्टर में कनिष्क के बारे में बताया है, वो कॉमन एरा में आ गए, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये भी जो हम बताएंगे, ये भी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो आज से करीब करीब 1600 साल पहले एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं अरविंद की कहानी से। अरविंद की एक उसको स्टेज पे रोल प्ले मिला था, जिसमें उसको राजा बनना था। अरविंद बड़ी बड़ी मूछें लगा के मूछें तान रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मुकुट पहना हुआ था, हाथ में बड़ी तलवार लिया हुआ था, जिसमें तलवार के ऊपर वो सिल्वर फॉइल का लगा के चमकती धमकती तलवार पकड़ा हुआ था। फिर उसको टीचर ने बोला कि तुमको एक और चीज़ की एक्टिंग करनी है, मतलब तुमको वीणा भी बजाना है। तो अरविंद शॉक्ड हो गया कि मैं वीणा क्यों बजाऊंगा, मैं राजा हूँ। तो क्या राजा वीणा बजा सकते हैं शेरू? हाँ, तो हम ऐसे ही एक किंग की बात करेंगे जो कि म्यूजिकल किंग थे। आपके पेज नंबर 103 पे है द म्यूजिशियन किंग। जी, इनका नाम था समुद्रगुप्त, जो करीब करीब आज से 1600 साल पहले इनका एम्पायर था। अब उससे पहले हम बात करेंगे प्रशस्ति की। समुद्रगुप्त के बारे में पता चला हमें जब इलाहाबाद में एक अशोका पिलर पे इनकी इंस्क्रिप्शंस थी। इनके इंस्क्रिप्शन जो कि प्रशस्ति माना जाता है, वो हरिसेना नामक, समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेना नामक एक कवि थे, साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे वो। तो उन्होंने ये इनके बारे में बताया, उस इलाहाबाद पिलर पे उन्होंने लिखवाया। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, इनकी मतलब बढ़ाई करना, इनकी मतलब उनकी चीज़ों को बताना लोगों के बारे में। तो प्रशस्ति में जो इस समुद्रगुप्त के पहले भी 2-3 बार प्रशस्ति लिखी गई थी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये जो ये राजा थे जिसके बारे में हमने पहले बात की थी करीब चैप्टर 9th में, तो इन्होंने भी अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी, लेकिन उतना फेमस नहीं था। ये सतवाहन राजा थे। और इसके बाद से जो प्रशस्ति गुप्त ने लिखवाई वो काफ़ी ट्रेंड में आ गई, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस इसको देना शुरू हो गया। तो प्रशस्ति में क्या लिखा जाता था? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया अ वॉरियर, यानी एक योद्धा, एक राजा, एक विद्वान और एक कवि थे समुद्रगुप्त। पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर 104 पे आएंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखी हुई कि वो एक इतनी खूबसूरत और इतना चार्मिंग शरीर है उनका, जिसके ऊपर कई सारे दाग लगे हुए हैं। उनके कई सारे युद्ध में से जो दाग हो सकता है एक्सेस के हों, एरोस के हों, तलवार से हों, खंजर के हों, हर तरीके से बार्ब्ड वायर के हों, तो इतने सारे युद्ध लड़े हैं, जिसके बाद से इनके शरीर पे इतना दाग है। इसके बावजूद भी उनका जो शरीर है काफ़ी चार्मिंग है। तो प्रशस्ति में कुछ इस टाइप की चीज़ें लिखी जाती थी। इनफैक्ट कुछ प्रशस्ति में इनको भगवान का भी दर्जा, भगवान के बराबर की भी दर्जा दी गई है। तो महाराजा धीराज, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज और ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट उनके बारे में लंबी बड़ी लाइन में राजाओं के बारे में लिखा जाता था प्रशस्ति में। तो वैसे हम पहले समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में देखेंगे। अगर आप पेज नंबर 105 पे आइए तो वहाँ पे एक मैप दिया गया है। मैप में टोटल अगर आप देखेंगे तो लाल कलर के कुछ डॉट्स हैं ईस्टर्न कोस्टल साइड पे, फिर कुछ ग्रीन कलर के एक प्लेस है जहाँ पे नॉर्मली प्रयागराज, कन्नौज और पाटलिपुत्र, नालंदा जैसे शहर हैं उसके ग्रीन कलर में। फिर उसके बाद से थानेसर करके एक जिसको इनर स्टेट बोला गया है, उसके लिए कुछ रूल्स थे। ये पूरा उनका एम्पायर था और उस एम्पायर को पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज थी। अब उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे आर्यवर्त जो बेसिकली ग्रीन कलर का जो एरिया बनाया गया है, कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये आर्यवर्त के एरिया थे। यहाँ पे 9 राजा राज्य करते थे। इन 9 राजाओं को गुप्ता एम्पायर्स ने हराया था, और स्पेशली समुद्रगुप्त इन्होंने हराया था, और वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी।
अगर आप नालंदा के ऊपर देखेंगे, हमने नालंदा एक बुद्धिस्ट स्टेट था, बुद्धिस्ट प्लेस था, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी मान लीजिए, वहाँ पे एक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म थी और जो काफ़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे सिखाई जाती थी। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के गेट पे पहले जो भी लोग नए नए आते हैं वहाँ पे उनको सवाल पूछे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सवाल काफ़ी कठिन होते थे। करीब 10 में से 7 से 8 लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे और उनको भगा दिया जाता था। तो जुआन ज़ैंग ने, जो कि चाइनीज़ पिलग्रिम जो हमने इसके पहले बात की थी चैप्टर 9 में, वो आए थे इस टाइम पे, जिन्होंने ये बताया इसके बारे में। वहाँ पे बुद्धिज़्म की बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस थी। काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे वहाँ पे एक जगह पे बैठते थे, जो पुराने थिंकर्स थे वो नए थिंकर्स की मदद करते थे और एक सामंजस्य, पूरा दिन डिबेट चलता था, पूरा दिन थॉट प्रोसेस इनका चलता रहता था कि लाइफ को कैसे जीनी। कुछ ऐसे पेचीदा सवाल जो कि हम और आप सोचने में शायद उतना सहमत ना हो पाए, लेकिन वो लोग वैसे सवाल पे सोचते थे, उसके ऊपर दिन भर प्रश्न और डिबेट चलता रहता था। तो नालंदा एक ऐसी जगह है। फिर ये इनका बन गया आर्यवर्त स्टेट, जहाँ पे 9 राज्यों को हटा के इन्होंने अपना एम्पायर बनाया। दूसरा आता है दक्षिण पाथ, जहाँ पे 12 राजाओं राज करते थे, जिनके कैपिटल्स यहाँ पे वो रेड डॉट से बताए गए हैं। ये जो रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कोस्टल लाइंस पे ये राजा थे और करीब 12 राजाओं ये इस एरिया पे राज्य करते थे। उन 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया और उसके बाद से वहाँ पे उनको फिर से स्थापित कर दिया। जहाँ कि आप देखेंगे आर्यवर्त में, वहाँ पे खुद उन्होंने राज्य किया। वहाँ पे जितने 9 राजाओं को हराया उधर उनको हटा दिया, पर इन 12 राजाओं को वो बोल दिया कि तुम फिर से राज्य करो, बस तुम हमारे राज्य में रहोगे। ऐसा क्यों क्या होगा? क्यों आर्यवर्त और दक्षिण पाथ के लिए अलग अलग पॉलिसी क्यों थी? शायद दक्षिण पथ के राजा बहुत पावरफुल होंगे। हाँ, मतलब पावरफुल कैसे? लोगों से कनेक्टेड। क्योंकि कई बार क्या होता था, आर्यवर्त में तो खुद एम्पायर थे, खुद कंट्रोल कर सकते थे, बट जो दूर के चीज़ें थी वो इम्पोर्टेंट था कि उसको मजबूत हाथों में दे और उन हाथों में जो कि वो लोकल चीज़ें जानता हो, लोकल चीज़ों को करवा सके। तो इतना आसान नहीं था कि ये राजा लोग को कंट्रोल कर पाना। तो कुछ सेंट्रल से कंट्रोल होता था। कई सारे रूल्स जो होते थे वो आर्यवर्त से आते थे और उन्हीं रूल्स के हिसाब से उनको अपना ये 12 जगह चलाना होता था। लेकिन नॉर्मली इनका ये थॉट प्रोसेस होगा कि ये लोग जगह को अच्छे से समझते हैं और ये राज्य को अच्छे से चला पाएंगे। तो हालांकि फिर भी इनसे टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स ये सब लिया जाता था, क्योंकि ये अब आर्यवर्त में आते हैं। फिर उसके बाद से आता है इनर सर्कल। इनर सर्कल में आप मान लीजिए थनेसर है, ये आसाम का कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, पूरा नेपाल और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, ये पूरा इनका इनर सर्कल में आता था। नॉर्मली इनर सर्कल में ये इनके ऑर्डर्स चलते थे वहाँ पे। ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, यहाँ पे गवर्नर सिस्टम से कंट्रोल करते थे। हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। सामंत प्रथा यहाँ पे चलती थी। तो सामंत प्रथा क्या, हम आगे आके समझेंगे उसको अगले वीडियोस में। तो यहाँ पे इनका रूल्स और रेगुलेशन चलता था। यहाँ के लोग इनको टैक्स और ट्रिब्यूट्स में देते थे। फिर उसके बाद से आता है आउटर सर्कल, जो कि आपका उज्जैन है, भरूच है, अमरावती है, ऐसे जगह जो थोड़े अलग थे, हटके थे, बाहर थे। इन राज्यों में नॉर्मली ये राज्य भी समुद्रगुप्त के राज्य से काफ़ी एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलते थे। ऑफरिंग्स और ट्रिब्यूट्स यहाँ पे भी दिया जाता था और कई बार यहाँ पे राजा जो यहाँ के थे वो आप ऐसा मानते थे कि समुद्रगुप्त उनसे ऊपर है और इनको शादी में जो घराना था समुद्रगुप्त का घराना, इसमें जो बाकी आउटर सर्कल के जो रूलर्स थे, इनकी बेटियों से समुद्रगुप्त के घराने में शादियां भी होती थी। तो कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम था समुद्रगुप्त का। फिर बात करते हैं समुद्रगुप्त की जो माता जी हैं, उनका नाम था कुमार देवी, और जो समुद्रगुप्त के पिताजी हैं, जो लीनियज सिस्टम, उनका नाम था चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त थे ये अपने आप को महाराजा धीराज घोषित किए थे। इसके पहले के जो रूलर्स थे उनको महाराज के नाम से जाना जाता था या राज के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल ये इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फिर इनके फादर थे समुद्रगुप्त के,
तो फादर को महाराजा धीराज, फिर उसके ऊपर के जो भी ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इनको नॉर्मली महाराज के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका मतलब ये कि धीरे धीरे इस फैमिली का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। फैमिली काफ़ी मतलब बाकी सारे फैमिलीज के ऊपर आई है और इन्होंने काफ़ी एरियाज कब्जा किया है। हम आगे भी इसको पढ़ेंगे और हम इससे पहले जाने से पहले एक और चीज़ का ध्यान देते हैं। चंद्रगुप्त टू यानी विक्रमादित्य भी इनको बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त भी आए थे इस टाइम पे। आपको पेज नंबर 106 पे विक्रम सावंत करके एक पॉइंट है, जब चंद्रगुप्त ने शाकास को हराया था, चंद्रगुप्त टू ने शाकास को हराया था और वहाँ पे उन्होंने एक एरा की शुरुआत की थी और उसको काफ़ी एक इम्पोर्टेंस दिया था उस एरा को, और क्योंकि वो बड़ी जीत थी, और उसके बाद से उनका नाम विक्रमादित्य पड़ा। और इनके बारे में भी कई सारे प्रशस्ति हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त टू थे, इन्होंने काफ़ी कॉइन्स और ये सब के ऊपर फोकस किया। इन्होंने करेंसी सिस्टम को बढ़ाया आगे, और इनके लिए ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न इंडिया पे भी इन्होंने कई सारे एक्सपीडिशंस दी थी। इन्होंने कई बार जो साउथ के रूलर्स थे इनके साथ भी उन्होंने इनकी कई सारी लड़ाइयाँ रही है। तो और जिसमें शाकास को इन्होंने हराया था। शाकास जो थे नॉर्मली वेस्टर्न इंडिया साइड पे थे। हम आगे आने वाले चैप्टर में जो गुप्त के और वंशजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साउथ इंडिया के कुछ रूलर्स थे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अभी तक प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। बाय दोस्तों।